प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ महाज खोल दिया। पीटीआई के केसेस के दौरान बेंच में ना बैठने का मुतालबा। अगर मुल्क बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा, खान का मुतालबा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर भी फट पड़े। दूसरी तरफ परवेज खटक ने 190 मिलियन पाउंड केस में बड़े राज खोल दिए। मामला काबीना एजेंडे से छुपाए जाने का इंकशाफ। बानी पीटीआई परवेज खटक अडियाला जेल में आमने सामने। दौरान समाअत क्या हुआ, इसके पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास, तल्खियां बढ़ गई। शहबाज शरीफ, असद कैसर के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। ख्वाजा आसिफ ने रवायती अल्फाज दोहराकर ऐवान का माहौल गरमा दिया। आज असम्बली इजलास में वजीर आजम ने किस तकलीफ का इजहार किया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा शामिल करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी काबीना की कारकर्दगी पर फट पड़े। वज़रा को खरी खरी सुना दी। नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की नाअहली का पर्दा चाक। $5 अरब फ्रेट में चले जाने का एतराफ। कारकर्दगी की बेहतरी के लिए 3 माह की मोहलत। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में वज़रा को क्या अल्टीमेटम दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन काशिफ बासी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ बासी साहब। जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? रऊफ साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम और बिल्कुल खैरियत से। काशिफ भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपसे गुफ्तगू करके हमेशा मज़ा आता है। जिस टॉपिक पे भी बात करें आप खुल के बात करते हैं और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने आता है। काशिफ भाई साहब, जो स्टार्ट आज जिस चीज़ से हम लेंगे वो इट्स दी फ्रंट हेडलाइन। जिस तरह से बानी पीटीआई ने ये जो नैब का केस चल रहा है इसमें तरमीमी दरख्वास्त दी है और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने आप को इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ये ज़रूरी है कि उन तमाम केसेस से अलग कर लें जो बानी पीटीआई से मुताल्लिक हैं। और उन्होंने एक हवाला भी दिया है कि चीफ जस्टिस गुलजार ने एक फैसले में ये कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो अभी चीफ जस्टिस हैं वो ऐसे किसी केस में ना बैठे जो बानी पीटीआई से मुताल्लिक हो। अब ये बताइएगा इसकी थोड़ी सी लीगल पोजिशनिंग क्या है और ये जो मुतालबा है ये जायज़ है? देखिए, अभी आप आने वाले दिनों में इंतजार करें। जस्टिस आमिर फारूक के बारे में भी पीटीआई बहुत सीरियसली सोच रही है कि उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस या ऐसा किसी लाई जाए कि वो भी पीटीआई का किसी कोई केस ना सुने। मैंने तो सुना कि शायद रेफरेंस भी दायर करना चाहते हैं बायस का उनके खिलाफ। देखिए, ऐसे होना कुछ नहीं। ये फैसला जज साहब खुद ही करते हैं कि उन्होंने किसी बेंच पे बैठना है या नहीं बैठना। काजी साहब का एक बड़ा पुराना ग्रीवेंस है तरीके इंसाफ के साथ, ये सारे जानते हैं। हमारे मुल्क में वैसे ये बात कुछ ज्यादा ही होगी अब तो सारी सियासी जमातें बड़ी क्लियरली अपनी पोजीशन ले लेती हैं कि ये जज अच्छा है, वो है जो उनके हक में फैसले कर रहा होता है वो कहता है ये ठीक है, दूसरे वाला खराब है। इमरान खान साहब भी अब काजी साहब के पीछे जा रहे हैं। काजी साहब भी कुछ ज्यादा तरीके। काजी भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने सिर्फ जजेस तक तो नहीं रही, बात तो आप तक भी पहुंची है। उस दिन मैं सुन रहा था इंटरव्यू उनका, अगर मोहम्मद जुबैर साहब का, जिसमें उनसे पूछा आपने कि कौन से एंकर पसंदीदा थे और कौन से मरियम साहबा के नापसंदीदा थे, तो आपका नाम तो टॉप पे था कि मरियम साहबा आपको पसंद नहीं करती। सो ये पसंद नापसंद तो भाईजान हर जगह पहुंच चुकी है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। लेकिन पॉलिटिशियन अगर किसी को पसंद या नापसंद करे रऊफ साहब, वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ये उनका राइट है। मैं मानता हूँ इस बात को कि हो सकता है हमसे गलतियां हो सकता है हम ज्यादा हार्श हों, हो सकता है उनको लगे कि हम बायस हैं। ये इक्वेशन खराब नहीं। एक जुडिशरी में अगर किसी को लगे कि ये बायस है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। चाहे वो इमरान खान साहब के हक में बायस है, उनके खिलाफ है, चाहे मोहसिन रिजवान के हक में या बायस उनके खिलाफ। ये बायस जुडिशरी में नहीं होना चाहिए या नजर नहीं आना चाहिए। अगर नजर आए कि आपको लगे कि एक साइड ऑफ जजेस या बेंच किसी एक तरफ जा रहा है और आपको बेंच बनते ही पता लग जाए कि इनका फैसला क्या होना है, ये जुडिशरी में नहीं होना चाहिए। रोक साहब, हमारे बायसेस अपनी जगह, ऐसा ही है। आप हैं, हम अपने बायसेस लेकर चलेंगे। ठीक है या गलत है वो अलग बायस है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बायसेस से ऊपर जाके या उससे दूर रख के अपने आप को सेंटर की तरफ ड्रैग करें। लेकिन जुडिशरी इस तरह नहीं कर सकती। जुडिशरी को ठीक रहना चाहिए। एक ग्रीवेंस तो है काजी फाइसा साहब का, एक रेफरेंस भेजा गया था, उनकी वाइफ को ड्रैग इन किया गया, वो भी आपको पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली से ज्यादा कहां से वो रेफरेंस आया था भेजने के लिए। अब तो तरीके जाती महफिलों में कहती है कि जनाब ये हमारा तो लेना देना कोई नहीं था, हमें तो मजबूर किया गया था ये रेफरेंस लाने पर। भाई आप सियासतदान हैं, आप हुकूमत चलाते हैं, क्या आपको ये इस बात का एहसास नहीं है? यानी हर चीज को आप अपने खिलाफ कर लिया किसी ना किसी वजह से, कि आपने किसी की गेम खेली और किसी के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया, मत भेजिए वो रेफरेंस।
काशिफ आपने देखा नहीं है, आपने बात अब छेड़ दी, हालांकि रबिया का सवाल अभी आप उस पर दोबारा आएंगे कि जहां पे पीटीआई के फैसले गलत साबित हुए अपनी हुकूमत में, जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तो वो कहते हैं हम मजबूर थे और हमें जनरल बाजवा ने मजबूर किया हुआ था, फौज ने किया हुआ था, फलां ने किया था। तो जहाँ पे अच्छे फैसले हों कहते देखे हमने किए थे। ये थोड़ा सा लग नहीं रहा आपको कि ये इस पे पीटीआई का एक बड़ा पुराना एक अपना नैरेटिव है कि जहाँ फंस गए तो कहते हैं हमारा तो कोई कसूर नहीं था, मजबूर थे। वो बहुत सारे फैसले हैं, जहाँ निकल गए तो कहते देखा हमने किया। ठीक कह रहे हैं आप। और सबसे ये पीटीआई ने हमारी सियासत का मुकदमा, हमारी सियासत हार रही है कि हमारी सियासत में पोजीशंस किस बात पर दी जाती कि मुझे इक़्तिदार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो हम एक पेज पे हैं, सियासी बाप होते हैं, उनकी वो अगर फोन टैप करें तो बहुत अच्छा है, ऐसे इमरान खान साहब कहते थे किसी जमाने। और मियां साहब जलसों में नाम ले लेके तनकीद किया करते थे। अब इक्वेशन बदल गई है, पोजीशंस बदल गई हैं। जो उस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट और सेम पेज था, आज वो पेज फट गया और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए। जो उस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे। ये हमारी सियासत की हार है साहब कि हम असूल जमहूरियत इसके तहत नहीं काम कर रहे और ये हर एक ने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला। इसको बदलना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि सियासतदान आपस में बैठे, ये कुछ असूल वज़ा कर लें कि ये गेम्स हमने नहीं करनी, ये काम सियासत में अब नहीं होगा। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो सब हम यही पावर स्ट्रगल्स के अंदर और ये गेम ऑफ थ्रोन्स में चलते रहेंगे कि कोई अपना हर कोई इस इंतजार में है कि मेरा कंधा कोई इस्तेमाल करना चाहे तो सर मैं आ जाऊं। मतलब मुझे ये बात, अगर आप इमरान खान साहब का जो बयान है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा और मैं माफ करने को तैयार हूं, सर आप कैसे क्या माफ करना चाहते? मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे हक में अगर आप आ गए तो मैं आपकी सारी बुराइयां माफ कर दूंगा, भूल जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल, मौलाना फजल रहमान, इन सबको आपस में बैठ के कुछ चीजें तय करनी, तब ये मुल्क ठीक होगा, वरना ये इसी तरह पावर स्ट्रगल्स में चलता रहे। अच्छा काशिफ भाई साहब, ये थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि ये जो बानी पीटीआई एक साथ इतने सारे फ्रंट्स अपने लिए ओपन कर रहे हैं और फिर कोई एक तरफ भी बात जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही। बार बार बात होती है डायलॉग की, मुज़ाकरात की, ब्रेक थ्रू की। तो इस तरह से इनके मसाइल हल हो सकते हैं? अभी जिस तरह इन्होंने एक बड़ा जो जुडिशरी के ऊपर एक इस वक्त क्वेश्चन मार्क कर दिया है, एस्टैब्लिशमेंट से ऑलरेडी हेड ऑन इनको लिया हुआ है, तो किस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें उनके फेवर में जाएंगी? ये तो एक्सपेक्टेशन भी फिर बिल्कुल ही एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। देखिए, उनकी पहली एक्सपेक्टेशन तो ये है, मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए, कि उनको किसी जगह से कोई रिलीफ है, कोई फेवर नहीं मिलना। जब आपके आगे और पीछे दोनों तरफ दीवार हो ना, फिर इस तरह के फैसले आसान हो जाते हैं। जब आपको रास्ते नजर आ रहे हो ना, फिर आप ये सोचते हैं कि क्या मैं महाज एक खोल दिया, दूसरा खोलूं, तीसरा खोलूं। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए सिस्टम में कोई रिलीफ है, नहीं है। कोई बात करना चाहता है, नहीं करना चाहता। इसी वजह से एक खामोशी भी है और हालात जिस तरह के आपको नजर आ रहे हैं उसी तरह के। इस वजह से दे हैव नथिंग टू लूज। एक बात याद रखिएगा, जिस बंदे का या जिस पॉलिटिकल पार्टी दे हैव नथिंग टू लूज, उस वक्त फिर वो हर किस्म का महाज खोलना उनको ठीक लगता है। मियां साहब ने कौन सा महाज नहीं था खोला? अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। लेकिन जब मामला ठीक होने पर आए तो सारे महाज अपने आप सेटल हो गए। लेकिन जिस वक्त हालात खराब थे उस वक्त कुछ सेटल नहीं हो रहा था। तो ये टाइमिंग की बात है। इस वक्त मुझे कुछ ज्यादा रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से वो जो मर्जी करें, उनके लिए रिलीफ नहीं है सिस्टम में। तो इस वजह से बट दैट्स व्हाई इट्स ईजियर आल्सो दैट जब आप ऑपोजिशन हो, आप जेल में हो, आपको एक जबरदस्ती मुकदमात में सजा देकर या इद्दत जैसे केसेस में सजा देकर अगर आपको जेल में डाला गया हो, इट बिकम्स ईजियर कि आप कहेंगे यार ठीक है, मुझे इत्मीनान नहीं है काजी फाइज साहब। You get away with a lot because आप ऑलरेडी जेल में, और कितना अंदर डालेगा आपको। तो it becomes easier for a political party. काशिफ, आपने अभी जो बात की है कि रिलीफ के चांसेस नहीं है, तो वही बार बार हमें याद आ जाती है उन्हीं की मुनीर नियाज़ी साहब की पंजाबी की बड़ी खूबसूरत वो नज़म है, हर एक को याद है कम से कम वो वाले के, कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी। तो खान साहब तो मतलब जिन लोगों से वो रिलीफ वो लेना चाहते हैं या उनका ख्याल है वो दे सकते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट वो समझते हैं, उसी से बात होगी। दोनों से तो उनकी लड़ाई है, बल्कि लड़ाई क्या, अभी उन्होंने जनाब आसिम मुनीर साहब के बारे में आपने सुना ही होगा कि उन्होंने उन पर बड़ी सख्त उनको थ्रेट्स भी की, ज़ुबान भी इस्तेमाल की। अभी हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब पे भी उनका पुराना चल रहा है। अब
रिलीफ लेना है, जिनसे बातचीत होनी है, खान साहब उन पे तो सबसे ज़्यादा लड़ाई ला रहे हैं, तो ये कैसे होगा? मतलब खान साहब का गुस्सा अपनी जगह पे होगा, उनके साथ भी ज्यादतियाँ हुई होंगी मान लिया, लेकिन वो भी गोश्त पोश के इंसान हैं, वो भी रिएक्ट करेंगे, उनके पास भी पावर है, खान साहब के पास अवामी पावर है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल या स्टेट की पावर है सर। तो खान साहब आपके ख्याल स्ट्रैटेजी ठीक है कि दोनों को दबा के रखें और दोनों को ज़रा उनको बताया जाए कि खान अगर डटा खड़ा है, खान ना डरा है, ना झुका है, ना बिका है, तो आप लोगों के साथ लड़ाई जारी रखेगा वो? लेकिन मुझे लगता है उसको ना खामोश रहने में इमरान खान साहब को फायदा हो, तो अगर उसमें फायदा नहीं तो माइट एज वेल अपने वोटर को, अगर वो ये ब्रवाडो दिखाते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं ना झुका ना बिका ना डील की, तो उनको कम से कम अपना जो पॉलिटिकल गेन है वो अपनी जगह खड़ा रखें। जो 8 फरवरी का उनका पॉलिटिकल गेन नजर आया वो अपनी जगह उसको खड़ा रखेंगे। लेकिन उनके लिए देखिए, आपको 2-3 जुमले याद करा देता हूँ। मजामत होगी तो मफामत होगी, पावर टॉक्स टू पावर। ये आपको याद है मरियम नवाज शरीफ साहबा के जुमले थे, और ये वक्त ने साबित किया कि उनकी ये स्ट्रैटेजी थी। उनकी इस रेजिस्टेंस की या अग्रेसिव पॉलिटिक्स लेकर आई मेज पर एस्टैब्लिशमेंट को। मियां साहब को रिलीफ मिला, वो पाकिस्तान से बाहर गए, इनको फिर रिलीफ मिला, एक नो कॉन्फिडेंस हुआ। आपको याद होगा 2020 की तकरीर गुजरांवाला की, जनरल फैज और जनरल बाजवा जिम्मेदार हैं, और वहीं से फिर 2022 के जब मरियम नवाज से पूछा गया कि इस पर कायम है, उन्होंने कहा नो कमेंट। ये है हालात का जो पहिया है, जब घूमता है तो इस तरह घूमता है। शायद खान साहब को भी लगता हो कि प्रेशर डाले। देखिए, ये इमरान खान साहब के साथ अगर आप एंगेज करते रहे हैं पिछले कुछ अर्से में, ही लुक्स एट सिचुएशन को कहते हैं कि इस सूरत हाल में प्रेशर डालने का या अब वक्त आ गया है प्रेशर डालने का, क्योंकि हालात मेरे फेवर में। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि अगर मैंने इनको मेज पर लेके आना, आई हैव टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन। अगर मुस्लिम लीग नून की ये स्ट्रैटेजी कामयाब हुई तो शायद उनको लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी भी शायद कामयाब हो, लेकिन उनको देखें रिलीफ तो नहीं है उनके पास। अच्छा काशिफ, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, आप बड़ा अहम पॉइंट बता रहे थे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब हूँ, मरियम साहबा हूँ या बाकी लोग हों, इनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई। उसके बाद माहौल बदलना शुरू हुआ और उनके इमरान खान से डिफरेंसेस भी होना शुरू हुए कि उन्हें फील हुआ कि अब जो मैंने इमरान खान साहब से लेना था ले लिया, एक्सटेंशन लेनी थी, अब मुल्क ठीक करते हैं, अपोजिशन से बात करो, करप्शन ख़त्म करो, नायब वगैरह जो खान साहब कहते थे। तो अभी तो ये मौजूदा जनरल साहब के तो अभी मेरा ख्याल 1.5 साल अभी रहता है, तो इनको फिर वेट करना पड़ेगा कुछ साल 2 साल बाद कोई एक्सटेंशन का, उसके बाद जाके मामलात ये खान साहब के लिए बेहतर होंगे। क्योंकि जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं मरियम साहबा या नवाज शरीफ साहब की तकरीरों का दबाव का, वो तो काम करना शुरू किया था एक्सटेंशन के बाद। एक्सटेंशन से पहले तो आपको याद होगा कुछ नहीं था सर, जेलों में थे सारे। तो मैं वैसे आर्गुमेंट जरा वेगली आपको बताना चाहता हूँ सर, आई होप यू विल पिक इट अप सर। मेरी जितनी गुफ्तगू होती रही है सिस्टम में जब भी हुई, जरूरी नहीं है कि एक्सटेंशन के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम हुई और ये रास्ते खुले हो। ये भी मुमकिन है कि आने वाले किसी आदमी ने अपने रास्ते खोलने के लिए सारा काम किया। मैं इतना ही बात करूंगा, मैं इसके ऊपर सिर्फ एक बड़ा छोटा व्यू मेरे पास है, किसी का एक ओपिनियन मेरे पास है, तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद आने वाले वक्तों के लिए जो उस वक्त लोग थे जो होपफुल थे कि आगे हमारा चांस है, तो वो भी हो सकता है कि अपने रास्ते खोल रहे हो कि अच्छा काशिफ, चला इसको थोड़ा सा और साइड पे लेके जाते हैं। पिछले हफ्ते पीटीए का बड़ा जलसा था और बड़े अरसे से तैयारियां कर रहे थे कि जलसे की बड़ी डेस्परेट उनको ज़रूरत भी थी उसको, पीटीआई को, कि बड़ा जलसा। खान साहब कह रहे थे, उनकी बहनें कह रही थी, सारे लोग कह रहे थे कि बाहर निकलें। तो अचानक हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो भी हुआ वो जलसे का एनओसी कैंसिल हुआ। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि खान साहब ने एंडोर्स किया, उन्होंने कहा जनाब ये जलसा मत करें आप, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन इजाज़त नहीं दे रही, कन्फ्लिक्ट में ना जाएं, लड़ाई झगड़े में ना जाएं। तो लग रहा है कि खान साहब वो 9 मई के वाक़यात से उन्होंने सीखा है, क्योंकि 9 मई से पहले तो वो कहते थे जी आप मुझे रोकेंगे पकड़ेंगे, रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन आया। आपकी दफ़ा उन्होंने कोई लेसन सीखे हैं खान साहब ने? उन्होंने कहा नहीं, ये ना हो कि कोई यहाँ पर कोई छोटी मोटी फिर गड़बड़ हो जाए और फिर लंबे अरसे के लिए मेरे वर्कर्स में खुद पार्टी लीडर जो हैं वो मुश्किल में आ जाएं, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को या लॉ इन्फोर्समेंट को आप मौका ही ना दें कि हम शायद कोई अनार्किस्ट हैं, अनार्की पैदा करना चाहते हैं, या हमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल ना डिक्लेयर कर दिया जाए। इस तरह की आपको लगता है कि ये लॉन्टेज के कोई फैसले या सारी कोई सबक सीखे खान साहब ने? मेरा नहीं ख्याल है सर कि 9 मई को अवॉइड करने के लिए सब कुछ हो रहा। मेरा जाती व्यू मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि खान साहब नहीं चाहते कि पार्टी के ऊपर प्रेशर आए, और शायद उनको यह भी लग रहा हो कि ये वक्त नहीं है जहां पर आप एक्सेलरेटर पे पैर रखें।
देखिए जब वक्त आएगा ना, चाहे वो महीने बाद आए, 2 बाद आए, 6 बाद आए, जहाँ उनको लगे कि आप किश्तियां जला दो, तो वो ये ऑर्डर भी दे देंगे कि आप निकल आए सारे, जिधर भी जलसा करना है या जो भी एजिटेशन करनी है, वो ऐसा की कॉल पार्टी दे भी देगी। इस वक्त वो अपनी पार्टी पर अनड्यू प्रेशर नहीं लाना चाहते। इसका मतलब आई डोंट थिंक कि 9 मई से कोई लेना देना है कि 9 मई हो जाएगा, ये ना हो। अभी उनको लगता होगा शायद, जब देखें इतनी गर्मी है, उन्हें पता है कि एक सस्टेन्ड कैंपेन नहीं चल सकती। जून, जुलाई, अगस्त, बरसात है, मुहर्रम आ गया, एक जलसा करेंगे, फिर 10-15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर दूसरा जलसा होगा। मुझे लगता है जब फैसला होगा ना, उस वक्त एक कैंपेन का फैसला होगा। उस वक्त आपको अगले महीने का प्लान नजर आएगा, एजिटेशन होगी, सड़कों पे पथराव हो रहा होगा। लेकिन खान साहब को यह भी पता है कि उनके बगैर ये सब कुछ पंजाब में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो नहीं चाहते, कि ऑलरेडी पार्टी प्रेशर में थी, मुश्किल से ये प्रेशर कम हुए हैं कि पार्टी के ऊपर मजीद प्रेशर पड़े वक्त से पहले। जब वक्त आएगा, मुझे लगता है कि वक्त आने पर ये फैसला जरूर कर लिया जाएगा कि अब वो पार्टी को कॉल दे दे और पार्टी एजुकेशन के लिए सड़कों पे। मैं आपसे अग्री करता हूँ खान साहब का। मेरा तो ये ख्याल है, बड़ा मैच्योर और बड़ा समझदार फैसला था कि इस वक्त आप, अगर आपको इजाज़त नहीं मिल रही तो आप इसमें कन्फ्रंटेशन में ना जाएं। इट वॉज वाइज, मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से। सर, उधर खटक साहब आज इमरान खान साहब के फेस टू फेस हुए सर 190 मिलियन पाउंड केस में। हाउ डू यू सी दैट? कि इससे पहले हमने देखा और करीबी लोग थे खान साहब के, स्पेशली आजम खान साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बने थे, ये इनके सीनियर मिनिस्टर थे, अब ये वहाँ पे केस में गए हुए हैं सर। तो पॉलिटिक्स बड़ी बेरहम चीज़ है सर। कल का चीफ मिनिस्टर, कल के उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनकी पार्टी को जिन्होंने जितवाया वहाँ पे, वो कहते मेरा क्रेडिट था, मैंने जितवाया, 5 साल बड़ी अच्छी हुकूमत की। आज वो खान साहब कहते नहीं मेरी वजह से हुआ था। आज पुराने दोस्त एक दूसरे के सामने हुए हैं सर। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि परवेज खटक वॉज द बेस्ट पीटीआई चीफ मिनिस्टर। मेरा ख्याल है उन्होंने एक ऐसे वक्त में, खान साहब भी फोकस कर सकते थे, वजीर आजम नहीं थे, इसलिए जेबी पे फोकस खान साहब का भी था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है कि जिसने 2 सरिये 2018 में निकाल के। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है रोसा 190 मिलियन का। इसमें ये कोई इतना ब्लैक एंड व्हाइट केस नहीं है जितना मुस्लिम लीग नून इसको कहती है कि ब्लैक एंड व्हाइट केस। केस है क्या? केस ये है कि वो जो 190 मिलियन जो फ्रीज हुए थे बरतानिया में, क्या ये स्टोलन मनी थी, चोरी की गई पैसे थे? क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने ये डील की मलिक रियाज साहब के साथ और मलिक रियाज को कहा कि आप ये पैसे इस अकाउंट में डलवा दें, हम आपके सेटल कर देते हैं? पीटीआई का ये व्यू नहीं है। और वो कहता है अगर, अब जाहिर आप तो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की अगर काउंटर पेपर वर्क अवेलेबल है तो वो ला भी सकते हैं। उनका व्यू ये है कि ये अरेंजमेंट एनसीए और मलिक रियाज साहब के दरमियान हुई, ये पैसे वहां पे फ्रीज हुए। हम अगर केस करने जाते तो शायद हमें ये पैसे ना मिलते, इनका ये मानना है। उन्होंने कहा कि जब मलिक रियाज साहब की डी फ्रीजिंग हो रही थी, या जब ये साबित कर दिया मलिक रियाज ने लंदन में के पैसे पैसे के नहीं है, ये व्यू मैं बता रहा हूँ आपको सर। तो ये एग्रीमेंट मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान हुआ कि हम ये पैसे इस अकाउंट में डालना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से कहेंगे इसको सीक्रेट रखें। हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ इतनी मर्जी ली गई, हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी से यहाँ पर पैसे आए। हुकूमत कहती है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। मेरे पास शहजाद अकबर साहब एक दफा प्रोग्राम में आए थे, शहजाद अकबर ने कहा कि अगर कोई कागज है हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, आगे उनको कहीं कागज सामने रखते हैं, हमने जो भी सील डॉक्यूमेंट दिया था वो अभी कैबिनेट डिवीजन में पड़ा है, काबीना के अंदर गया था, वो पब्लिक कर दें। गवर्नमेंट पब्लिक कर सकती है अगर करना चाहे तो, या वो देख लें कि क्या ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मलिक रियाज के दरमियान था या मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान। आपने देखा होगा कुछ 3-4 महीने पहले बहरिया टाउन ने इस तरह के डॉक्यूमेंट जमा कराए अदालत में, जब इस केस के बारे में, और वो डॉक्यूमेंट्स आ गए कि ये अग्रीमेंट इनके दरमियान है। हुकूमत ये कहती है कि पैसे लेकर या क्विड प्रो को के तहत, यानी मफाद लिया गया, जमीन ली गई, उसके तहत ये किया गया। इट्स अ वेरी सिंपल केस। मैं ही सेट को सुना दिया दोनों। इस पे वैसे इस पे बहुत सारे सवाल जैसे आपने कहा कि हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको फायदा उठा रहा हूँ कि जरा क्यों क्रिकेट पे मेरा ख्याल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब वहद हैं जितनी कमांड रखते हैं, आपसे सवाल ना पूछा तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। सर जी, ये कुछ सर्जरी सुनाई हुई है, कोई वहाब रियाज साहब और अब्दुल रज़ाक साहब ने कंपनी इन लोगों को फारिग किया गया। सर आपको क्या लगता है, कोई चेंजेस कोई आएंगी, कोई बेहतरी हो सकती है, या कॉस्मेटिक हैं, पहले यारों दोस्तों को लगा दिया फिर उन पर मलबा गिरा के साइड पे कर दिया, चलो यार कुछ कोई 5-6 महीने साइड पे हो, जो हम जरा भले भले करा लें, देखा हमने एक्शन ले लिया। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए सर, अगर सर्जरी करनी है तो सर्जन तो ठीक हो ना। हाय, क्या जुमला कहा है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाईजान। नकवी साहब है जिनको क्रिकेट का अलिफ का पता नहीं,
और ये भी मैटर नहीं करता सर, मतलब उधर जाके कहते रहे कि मुझे पता है प्रॉब्लम्स क्या है। यार अगर आपको पता था प्रॉब्लम्स क्या है फिर तो आपको हटना चाहिए। आपने मैनेजर को हटाया कि उसने लड़ाइयां खत्म नहीं करा, आपने वहां ब्याज को हटाया कि लड़ाइयां खत्म नहीं करा, तो फिर लड़ाइयों का तो आपको भी पता था, आप तो खुद मान चुके हैं कि मुझे पता था कि अंदर क्या हो रहा है, मेरा ख्याल था ठीक हो जाएगा, तो फिर पहले आपको हटना चाहिए उससे। सर कॉस्मेटिक काम करने से मामला ठीक नहीं होगा, ये वो सारे वो डेंटिंग पेंटिंग वाले सॉल्यूशंस हैं, इसको हटा दो, हमारे मुल्क में बेशक 3 बंदे हटा दो। अच्छा वो रिपोर्ट आई थी सर, वो आई थी उसकी, वैसे आपसे कल परसों हम फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे क्रिकेट पे बात करने के लिए, लेकिन चलते चलते सर जी शाहीन अफरीदी साहब की एटीट्यूड के हवाले से कोई रिपोर्ट आई है कि वो उनका एटीट्यूड, उनका कंडक्ट ठीक नहीं था, तो ये स्टारडम मतलब है मेरे जैसे बेचारे आते हैं वहाँ से बड़े उनसे क्या कहते हैं एक तरह के स्ट्रगल करके इलाकों से आते हैं, जो ही स्टार बनते हैं फिर हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाते हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाते हैं सर। वो भी सुना है कि उन पे कोई बातचीत हुई है शाहीन साहब पे? देखिए मैंने टीवी पर देखा जो आप बात कर रहे हैं, तो मसला ये कि अफरीदी को शायद मेरे ख्याल में ये लगता है कि सारे लोगों ने बाबर आजम, आपको याद होगा T20 का कप्तान शाहीन अफरीदी को इन वर्ल्ड कप से पहले हटा दिया गया, जो मोहसिन नकवी साहब आए बाबर आजम को कप्तान बना दिया। ये वो ग्राज है जो वो कैरी कर रहा है, ये वो निकल रहा है ड्रेसिंग रूम, ये नहीं होना चाहिए। देखिए दुनिया की, ये गैरी कर्सन ने कहा ना, उसने कहा मैंने दुनिया की किसी टीम में इतनी डिविजन तकसीम लड़ाई नहीं देखी जितनी पाकिस्तान टीम में देखी। देखो आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, किसी महल्ले की क्रिकेट थोड़ी है। कैसे ये चीज टॉलरेट कैसे की जा सकती है एक टीम में कि कोई फास्ट बॉलर, कोई बैट्समैन आपकी बात करते कि मैं वही करूंगा कि मुझे ठीक लगे, ये आगे से गुस्से दिखाए, तो उसको पहले दिन उठा के बाहर, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होता है पहले दिन उठा के बाहर फेंक देते हैं, वो नहीं देखते कि स्टार है या सुपरस्टार है। इंडिया में भी किया था उन्होंने, धोनी साहब को जब कप्तान बनाया था उस वक्त बड़े सीनियर प्लेयर से आपस में लड़ रहे थे सर। अरे गंगुली को बाहर बिठाया गया था, गंगुली ने बड़ी कोशिश के बाद 2-3 साल बाद उन्होंने कम बैक किया था। सर आप सिर्फ वो मूवी देख, मैं कोई छोटी सी मिसाल देता हूँ जी, आपने वो देखा जब विनिंग टीम बैठी है डॉक्टर साहब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, एक कैच ने इंडिया को ये वर्ल्ड कप जिताया, जो सूर्या कुमार यादव ने कैच पकड़ा सीधा बाउंड्री से, ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा आपने कैच कैसे पकड़ा, उसने कहा कम से कम 160 दफा मैंने इसकी प्रैक्टिस की होगी, कम से कम। अच्छा, ये उनका कप्तान रोहित शर्मा साथ बैठ के बता रहा है, कहता है 160 दफा इस तरह का कैच करने की प्रैक्टिस की है हमने। ये स्किल का खेल है, आपको ये स्किल है। देखिए वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है इस टाइम T20 का सूर्या कुमार, लेकिन वो अपनी फील्डिंग में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए 160 दफा सिर्फ एक तरीके की प्रैक्टिस करता है, जहां वो बाउंड्री के करीब कैच पकड़े, बाउंड्री से बाहर जाए, वापस आके दोबारा खेले, जो ऑस्ट्रेलियन तो साउथ अफ्रीकन करते हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, हमारा कोई प्लेयर इसका की प्रैक्टिस नहीं करता। आपसे ना दिल तो चाह रहा है कि लंबी बात की, स्पेशली क्रिकेट पे बात हो, पूरा मुल्क का पता क्रिकेट क्रेज है, लेकिन आपसे फिर दोबारा हम इस पे रिक्वेस्ट करेंगे पूरा क्रिकेट पे, और आपको उस वक्त जहमत देंगे। थैंक यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई साहब, हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास की, जिसमें असद कैसर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे, पर ख्वाजा आसिफ ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने बड़ी अहम बातें की। इसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।